कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। चॉकलेट खाने वाली बहू। मुंबई नाम के शहर में सिया नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती। सिया के माँ का नाम था रेवती और पिताजी का नाम था रमेश। दोनों को एक ही लड़की होने के कारण बहुत लाड प्यार में उसे पाला था। उसकी एक भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहा करती थी। सिया अब कॉलेज में जाने लगती है। उसके कॉलेज में बहुत से उसके दोस्त थे, वो उनके साथ हमेशा वक्त बिताया करती थी। एक दिन रमेश के घर सिया के लिए एक अच्छा रिश्ता पंडित जी लेकर आते हैं। पंडित जी रमेश से, रमेश जी, मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है, क्या आप सिया बेटे की शादी करना चाहोगे? अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार सिया से पूछना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए सिया बेटिया से। जी पंडित जी, मैं सिया से पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है रमेश जी, मैं चलता हूँ, आप सिया बेटिया से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। जी पंडित जी। पंडित जी लड़के का फोटो रमेश के हाथों में देकर वहां से चले जाते हैं। अब रमेश उस फोटो को देखता है तो उसे वो लड़का बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर में सिया घर आ जाती है। तभी उसके पिताजी सिया से, बेटी सिया, आज जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ पिताजी, कॉलेज में 2 लेक्चर ऑफ थे तो मैं घर चली आई। सिया, मैं तुमसे आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है वो मुझे बताना। बात क्या है पिताजी, आप पहले बताइए तो। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है। सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। पिताजी अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। बेटी सिया, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बेटी, तुम्हारे पिताजी सच कह रहे हैं, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरी मानो तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। आप मेरे बारे में जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। रमेश पंडित जी को फोन करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद सिया की शादी अर्जुन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अर्जुन घर का अच्छा लड़का होने के कारण उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। अब सिया नए घर में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। अर्जुन के साथ सिया बहुत ही खुश थी। उसके घर में उसके साथ उसकी सास रहा करती थी। सास का नाम था निर्मला। निर्मला मन की बहुत ही अच्छी औरत थी, मगर उसे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिया को खाना बनाना थोड़ा बहुत आने के कारण सिया थोड़े बहुत खाने के व्यंजन बनाया करती थी। उसको वही व्यंजन बनाते देख एक दिन उसकी सास, बहू, आज दूसरा पदार्थ बना कर देखो ना, वही खाना खा खा के पक गए हैं, कुछ नया बनाओ ना। जी माँ जी, बनाती हूँ। ऐसा कहकर सिया नए पदार्थ कैसे बनाते हैं ये यूट्यूब पर देखकर बनाती है। उसके हाथ के पदार्थ को इतना स्वाद होता है कि उसने बनाए हुए पदार्थ सभी को पसंद आते हैं। अर्जुन सिया से, सिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितनी अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। हाँ बहू, सच में बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ सिया, क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मुझे यही बहुत अच्छा लगा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, सच में मेरे भाग खुल गए हैं, जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। ऐसा कहकर सिया अपना काम करने किचन में चली जाती है। उस रात अर्जुन सिया के लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आता है और सिया को देता है। सिया अर्जुन से, ये आप इतने सारे चॉकलेट किसके लिए लेकर आए हैं? सिया, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। सच में? सिया चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अर्जुन से पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है? बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा तो मैं चॉकलेट लेकर आ गया। उस रात सिया ने सारे चॉकलेट खाकर खत्म कर डाले। अब अर्जुन उसे हर रोज चॉकलेट लाया करता था। वो चॉकलेट लाता और सिया एक ही घंटे में खाकर खत्म कर डाला करती थी। अर्जुन हमेशा ऑफिस से आते समय चॉकलेट लेकर आया करता था। उसी वजह से सिया का वजन धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था। ऐसे में ही उनके शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। एक दिन अर्जुन की मामी अर्जुन को फोन करती है और वो उससे कहती है,
अरे अर्जुन बेटे, कैसे हो? मामी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज कैसे फोन किया आपने? अरे तुम सबकी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। अर्जुन, तुम खुशखबरी कब देने वाले हो? दे दूंगा ना मामी, इतनी भी क्या जल्दी है। सबकी तबीयत कैसी है? सबकी बहुत अच्छी तबीयत है मामी। अच्छा अर्जुन, मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ को बताना कि मामी का फ़ोन आया था। जी मामी। ऐसा कहकर अर्जुन फोन रख देता है। अर्जुन के मन में भी अभी बच्चे की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्जुन सिया से, सिया, मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? जी मुझे भी अब लगता है कि हमें भी एक बच्चा होना चाहिए। सच? हाँ, अर्जुन और सिया बच्चे के लिए बहुत आस लगाकर बैठते हैं, मगर उन्हें 1 साल बाद भी बच्चा नहीं होता। बेटे, मुझे लगता है कि तुम दोनों अस्पताल में जाकर चेकअप करवा के आओ। ठीक है माँ, हम दोनों कल ही अस्पताल जाकर आते हैं। अगले दिन अर्जुन सिया के साथ अस्पताल में चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर सिया का चेकअप करती है। सिया के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। सिया और मिस्टर अर्जुन, आप दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर सिया के मोटापे के कारण प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही। सिया, आप अपना वजन थोड़ा कम कीजिए, फिर आपको जल्द ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जी डॉक्टर। आप जैसे बताएंगी ना डॉक्टर, मैं वैसा ही करूंगी। सिया, तुम्हें फास्ट फूड खाना कम करना पड़ेगा और चॉकलेट खाती होगी तो तुम्हें ये सब चीज़ें खाना बंद करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर। डॉक्टर सिया को दवाइयाँ लिख कर देती है। अर्जुन और सिया दवाइयाँ लेकर घर चले आते हैं। अब निर्मला घर आए हुए अर्जुन और सिया से पूछती है कि अरे अर्जुन, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सिर्फ सिया के थोड़े से मोटापे के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है। अरे बहू, थोड़ा वजन कम करो। अब तुम्हें खुद की खाने की आदतें बदलनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, मैं अब चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ सिया, इससे तुम्हारा वजन पहले जैसा ही हो जाएगा। जी। ऐसा कहकर सिया किचन में काम करने चली जाती है। अब वो खुद के खाने के लिए अलग से खाना बनाया करती थी। उसी दिन से सिया खुद के खाने पीने की आदतों में बदलाव लाती है और यही बदलाव उसका मोटापा दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। अब कुछ दिनों बाद सिया पहले जैसे स्वस्थ और पतली हो जाती है। अब सिया ने चॉकलेट खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका वज़न भी कंट्रोल में आ गया था। कुछ दिनों बाद सिया डॉक्टर के पास चली जाती है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि सिया, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो। मैडम, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अभी ये खुशखबरी माँ जी को बताती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाएगी। सिया ने उसकी सास निर्मला को फ़ोन लगाया। तभी सिया, माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। क्या तुम सच कह रही हो सिया? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ सिया, तुम घर पर जल्दी आओ। जी माँ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सिया फ़ोन रख देती है। अब अस्पताल से सिया जल्दी घर चली जाती है। घर आकर उसकी सास उसका अच्छी तरह से स्वागत करती है और उसका मुंह मीठा करती है। अब सिया और अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनके घर एक नया मेहमान आने वाला होता है और उसी के साथ सिया का जो चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई थी वो भी छूट गई थी। अब वो हमेशा अच्छा खाना खाया करती थी और खुद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ का अतिरिक्त सेवन अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अच्छी आदतों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मेहनती किसान था। उस बार उसकी फसल भी बड़ी अच्छी हुई थी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की मंडी में काफी अच्छे मुनाफे से फसल बेची। 300 सोने की मुहरें। इस मोटी रकम के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया। बस अब इसे कोई नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद 300 ही थी या ज्यादा, एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर सौकल लगा दी। अब कौन आ टपका? मोहरे छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोहरे थैली में भर दी। हे भगवान, कहाँ छिपाऊं इस थैली को? ये पतीला ठीक रहेगा। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। अरे दोस्त, मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम्हें भी चलना होगा। हाँ हाँ चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। भाग्यवान, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मुहरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसकी पत्नी रसोई में आई तो घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है।
मुझे पहले पानी लाना चाहिए। उसने एक पतीला उठाया, नदी की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया। वो लौटने पर घर सूना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वाह, कसाई आ रहा है, बेचारा हमेशा मदद करता है। भैया, थोड़ा पानी ला दोगे? जरूर ला दूंगा बहन, लाओ पतीला, तुम घर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में कुछ आवाज सुनाई दी। क्या है इस पतीले में? अरे थैली, इतने सारे सोने की मुहरे, मेरी तो किस्मत खुल गई। वो पानी की बात भूल ही गया और शहर की ओर भागा। आज तो मैं अपने दोस्तों को दावत दूंगा, दावत। बाजार जाकर उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा और लौटते समय मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, थैली पर किसकी नजर पड़ गई तो इसे तुरंत छुपा देना चाहिए, लेकिन छुपाऊं कहाँ? अरे हाँ, बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या हो सकती है भला? उसने वो सारी सोने की मोहरें बकरे को जबरदस्ती खिला दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना बेटा मिला। मुझे शहर में कुछ काम है, तुम इस बकरे को लेकर घर जाओ। ठीक है बापू। 2 मुहरों में खरीदा है, संभाल कर लेकर जाना इसे। हाँ बापू। रास्ते में लड़की को किसान और उसका मित्र मिले। बड़ा तगड़ा बकरा है, क्या तुम इसे बेचोगे? पहले दाम कितना दोगे बताओ। मैं इस बकरे के तुम्हें 3 मोहरे दे सकता हूँ। ठीक है, ले लो। वाह वाह, आज बड़ा अच्छा सौदा रहा है। इस सौदे से तो बापू बड़ा खुश होगा। 1 मुहर का फायदा जो हो गया। इधर किसान जब बकरे को लेकर घर लौटा। कितना तगड़ा बकरा है। हाँ, दोस्तों को दावत दूंगा, तुम इसे पीछे आंगन में बांध दो। और जैसे ही किसान घर में घुसा तो अरे मेरा पतीला कहाँ गया? मैंने पतीला यहाँ रखा था, क्या किया तुमने उसके साथ? कसाई को पानी लाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। अरे भाग्यवान, वो कभी अब आएगा भी नहीं। पतीले में सोने की मुहरों वाली थैली थी। हाय राम, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? हे भगवान, मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हमारी ईमान की कमाई कोई नहीं छीन सकता। ठीक कहती हो, चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगते हैं। दूसरे ही पल वह रसोई में दौड़ता हुआ आया। बड़े खुश हो? क्या माजरा है? मेरी मुहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट में मिल गया। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँची? कसाई ने ही ठूसा होगा, उसी के बेटे से बकरा खरीदा है मैंने। अच्छा सबक मिला है उसे, अब धन हमेशा मैं अपने पास ही रखूंगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय कितनी गर्मी है, पानी में गोता लगा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अपने कपड़े और थैली वही किनारे पे रखकर वो नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहा की निगाह थैली पर पड़ी। अरे सोने की मोहरे, मेरी तो किस्मत खुल गई। और वो थैली लेकर चला गया। रास्ते में लगता है कोई आ रहा है, जरूर मेरी थैली छीन लेगा। मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। उसने थैली कुएं में फेंक दी। इसे बाद में आकर ले जाऊंगा। इधर किसान तरोताजा होकर बाहर निकला। हाँ, मजा आ गया, अब जल्दी घर चलना चाहिए। अरे मेरी मुहरों वाली थैली कहाँ गई? हे भगवान, मैंने फिर से धन गंवा दिया। शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। अरे मेरी पगड़ी! पगड़ी के पीछे भागता किसान कुएं के पास आ गया और पैर फिसलकर कुएं में गिर गया। बचाओ बचाओ, मेरा धन मुझे फिर मिल गया। वो कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। बड़े दुखी हो भाई, क्या हुआ? मैंने सोने की सिक्कों की थैली एक कुएं में छुपाई थी, अब जाकर देखा तो गायब है। मतलब वो थैली मेरी नहीं थी? तुम्हारी थैली सुरक्षित है भाई, मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है। आओ, तुम्हारा धन तुम्हें दे दूं। घर जाकर किसान ने मुहरों वाली थैली उसे दे दी। भगवान करे तुम्हारी थैली भी तुम्हें जल्द मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था, कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर मेरे खोखले डंडे में ये मुहरें सुरक्षित रहेंगी। चरवाहा सारी सोने की मुहरें उस खोखले डंडे में डाल देता है और दूसरे दिन नदी किनारे टहलते समय वो फिसल गया और डंडा भी पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वो डंडा पकड़े, एक जबरदस्त लहर उस डंडे को बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था, तभी उसे वो डंडा उसकी ओर आता दिखाई दिया। बड़ा अच्छा डंडा है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, काम आएगा।
किसान वो डंडा लेकर जब घर आया, जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं है। आज ही ये डंडा मिला है, अभी का काम चलाने के लिए इसे ही काट देता हूँ। अरे मेरी मुहरें! मैंने 3 बार मेरी मुहरें खोई और तीनों बार मुझे मेरी मुहरें वापस मिल गई। ये सब भगवान की दया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई कभी कोई छीन नहीं सकता। भगवान तुम्हें वो हर हाल में वापस दे देता है। जमशेदपुर नाम के गांव में रफीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। हाँ बेटा। ऐसा कहकर रफीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज बहुत ग्राहक आया करते थे। उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही खत्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उसके दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफीक से, अरे रफीक, तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पे रोज 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ, बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुंचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफीक मटन दे देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफीक हर रोज़ सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफीक अपने पैसे लेने के लिए वहाँ जाता है। तभी, सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे ज़रूरत थी। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज़्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं उसी से मटन लूँगा। तुम आज से मटन मत देना। सेठ, आपने बताया था, इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफीक अपना मुंह लटकाकर वहाँ से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ? इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथाश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथाश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुँह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ, बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथाश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अब भी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफीक के पास दे देती है। अब रफीक डिब्बा लेकर अनाथाश्रम चला जाता है और अनाथाश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथाश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से, सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो, मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफीक के पास चले जाते हैं और रफीक से, रफीक, क्या ये बिरयानी मैं थोड़ी चख सकता हूँ?
लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब। आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था, तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथाश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरे होटल में हर रोज ऐसी बिरयानी बना कर दोगे? हाँ साहब, मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर रफ़ीक अपने घर चला जाता है। तभी रफ़ीक अपनी माँ से, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा? माँ, एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ, इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी। मैं सीख लूंगा, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफ़ीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है। तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज़ बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफ़ीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफ़ीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। अब रफ़ीक एक बड़ा आदमी बन गया है। उसको अब लोग उसके मटन की दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफ़ीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली।